सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे आज हम सामान्य प्रबंधन की और सामान्य प्रबंधन का ये दूसरा भाग है। आज बात करेंगे प्रबंधन के उद्देश्यों के बारे में, उसके महत्व के बारे में और साथ में बात करेंगे उसके 3 जो स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और तीसरा जो स्तर होता है उसके बारे में। ये जो वीडियो है हमारा दूसरा वीडियो है और इस पूरे वीडियो की PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके लिए आपको ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विज़िट करना होगा और सीधे PDF डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और लेबर इंस्पेक्टर और व्यापम की अगर इसी पैटर्न पे और भी परीक्षाएं होती हैं तो उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है सामान्य प्रबंधन, ये इसके बारे में एक अच्छाई और एक बुराई दोनों है। अच्छाई और बुराई वो एक ही चीज़ है, आप उसे कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रबंधन के विषय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल नहीं होंगे, यानी कि सीधे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाएगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इन प्रश्नों को आपको करना बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। सिर्फ आप तुक्का लगा सकते हैं, नहीं, अदरवाइज़ ये आपसे नहीं होंगे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको बहुत ईजीली हल कर पाएंगे। तो हमने हमारे वीडियोस में प्रयास ये किया है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर दें ताकि आप चीज़ों को ईजिली कर सकें। आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में कहीं भी, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, सीधे फैक्चुअल कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, बात करें कि प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। प्रबंध के उद्देश्यों की बात हम कर रहे हैं। देखिए, उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। अपेक्षित परिणाम के मतलब ये होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं उससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये जो प्राप्त होगा ये उद्देश्य होता है। इन्हें व्यवसाय के मूल प्रयोजनों से प्राप्त किया जाना चाहिए। देखिए, किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से दक्षता से पाना होता है। यानी कि प्रबंधन का जो काम होता है वो ये होता है कि जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक उद्देश्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संगठनात्मक उद्देश्य की। देखिए, प्रबंध जो होता है संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण और उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तथा सभी हितार्थी जैसे अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है। कैसे ध्यान में रखना होता है? देखिए, कोई भी जो संगठन काम करता है उसका एक उद्देश्य होता है और प्रबंध का काम ये होता है उस उद्देश्य की पूर्ति करे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंध ही पूरी तरह से या प्रबंधन ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। एक जो संगठन होता है उसे कई प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। जैसे कि उसके हितार्थी कौन कौन होते हैं, जैसे अंशधारी होते हैं। कोई कंपनी है, उसके जो शेयर्स कई लोगों ने खरीद रखे हैं तो वो अंशधारी हो गए। उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके उद्देश्य अलग हैं। उनको समय से वेतन चाहिए, उनको अच्छा वेतन चाहिए, काम का अच्छा माहौल चाहिए। फिर कुछ ग्राहक होते हैं, उस कंपनी जो माल बना रही है तो ग्राहकों को गुणवत्ता वाला सामान चाहिए, कम पैसे में सामान चाहिए। फिर सरकार होती है, सरकार को उस कंपनी से टैक्स चाहिए होता है। तो जो संगठन होता है, जो प्रबंध होता है, वो जो संगठन का जो प्रबंधन होता है वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य जो होता है मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए। देखिए, जो संगठन होता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो भी भौतिक संसाधन हमारे पास हैं प्लस जो मानव संसाधन हमारे पास है उसका हम मैक्सिमम लाभ ले सकें।
जिसका तात्पर्य है कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। ये उद्देश्य हैं अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी। चलिए अब धीरे धीरे एक एक की चर्चा करते हैं कि आखिर जीवित रहने से क्या मतलब है। देखिए, जीवित रहने का मतलब है किसी भी उद्देश्य का आधारभूत उद्देश्य अपने को अस्तित्व में बनाए रखना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं जो संगठन है या व्यवसाय है वो नहीं चल सकता यदि वो जीवित ही ना रहे। तो जो प्रबंधन होता है उसको संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए कि उसे इस तरह से वर्क करना चाहिए कि वो जीवित रह सके, अपने आप को फंक्शन कर सके। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए जिससे कि लागतों को पूरा किया जा सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, यदि उसे पर्याप्त धन नहीं मिलेगा तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवार की कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक होता है, और यदि वो किसी चीज़ काम को कर रहा है, उससे पर्याप्त धन उसे नहीं मिल रहा है, तो जो उसने उसमें लागत लगाई है वो भी नहीं निकलेगी, तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा होता है लाभ। देखिए, व्यवसाय के लिए इसका बना रहना ही पर्याप्त नहीं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना पैसा मिल गया जितना हमने लागत लगाई, नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखिए, प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट होता है उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि संगठन लाभ कमाए। क्यों? यदि लाभ नहीं कमाएगा तो कोई भी उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। यदि मुझे 2 रुपये की बचत नहीं होगी तो मैं चीज़ों को क्यों करूँगा, ये हर व्यक्ति के मन में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, लाभ जो होता है उद्यम के निरंतर सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का काम करता है। प्रोत्साहन का काम कैसे करता है? जब आपको लाभ मिलता है तो आप उससे और मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर और अच्छा काम करते हैं। लाभ जो होता है व्यवसाय की लागत जो होती है और जोखिमों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। तीसरी जो होती है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी से आशय ये होता है कि दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आज हम 10,000 का सामान बेच रहे हैं तो अगले 10 साल तक 10,000 का ही बेचते रहेंगे, नहीं। हम चाहते हैं कि अगले साल और बढ़े, उससे अगले साल और बढ़े। तो इसके लिए व्यवसाय का बढ़ना बहुत महत्व रखता है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंध को संगठन विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यवसाय के विकास को विक्रयावर्त, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या फिर उत्पादों की संख्या या पूंजी के निवेश में वृद्धि आदि के रूप में मापा जा सकता है कि ये जांचा जा सकता है कि बढ़ोतरी हुई कि नहीं। कैसे? विक्रयावर्त का मतलब है कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो उसके बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, फिर हमारे पास कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, या फिर उत्पाद जो हम बना रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, या हमने जो पूंजी लगाई है उसमें बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है मतलब हमारे पास काम बढ़ रहा है, उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है, पूंजी मतलब हमने लगाई है मतलब उसमें इनकम आने की साधन है। तो ये शो करता है कि जो चीज़ व्यवसाय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब जो संगठन होते हैं उसके जो प्रबंधन होते हैं उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं किसी व्यवसाय के या किसी भी संगठन के। देखिए, संगठन चाहे व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, समाज का अंग होने के कारण उसके सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। इसका अर्थ यह है कि समाज के विभिन्न अंगों के अनुकूलन आर्थिक मूल्यों की रचना करने का उसको करना होता है। इसमें सम्मिलित है उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, यानी कि ऐसा पद्धति अपनाना जो अगर चेंजेस कुछ होते हैं तो उसमें भी वो खुद को ढाल सके। समाज के लोगों से वंचित वर्गों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, ऐसा कोई जो रोजगार खोलना जो कि लोगों को रोजगार दे। कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशुगृह जैसी सुविधाएं प्रदान करना ताकि जो कर्मचारी हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। तो ये जो होता है किसी भी संगठन के सामाजिक उद्देश्य होते हैं। अब कुछ संगठन के व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं, चलिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक संगठन में काम करने वाले 2 लोगों के जो व्यक्तित्व है यानी कि पर्सनालिटी है वो अलग है। उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है कोई गांव से आया हो, कोई शहर से आया हो, कोई बहुत अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करता है, कोई संपन्न परिवार से बिलोंग नहीं करता है। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी का एक्सपीरियंस अलग है, कोई पैसा कमाने के लिए आया है, कोई नाम कमाने के लिए आया है। तो ये संगठन के अंदर जो लोग होते हैं उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। ये सभी अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का अंग बनते हैं। यह प्रतियोगी वेतन और अन्य लाभ जैसी वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग होती है।
प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना होता है। यानी कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, व्यक्ति को लगने लगे कि मैं संगठन में रह के अपनी चीज़ों को, जो मेरे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त कर सकूंगा, तो फिर उसके अगर व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो निश्चित तौर पर संगठन के उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी। चलिए बात करेंगे हम प्रबंध के महत्व के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया यानी कि यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसी है, किसी भी संगठन का अभिन्न अंग होता है। अब हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण प्रबंध इतना महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कि मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। पहला जो कारण है, प्रबंध जो होता है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि कोई बहुत सारे लोगों का कोई एक सामूहिक लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक मैनेजमेंट होना जरूरी है। देखिए, प्रबंध जो होता है की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं होती, बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। मतलब संगठन जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैनेजमेंट होता है। प्रबंध का कार्य जो होता है संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना होता है। तो मैनेजमेंट ये करता है कि जो उद्देश्य है संगठन के, उसको प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को एक दिशा में कार्य करवाने के लिए वो करता है। फिर जो प्रबंध होता है वो क्षमता में वृद्धि करता है। कैसे कि प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं को श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निदेशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम कर उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ये प्रबंधक यानी मैनेजर का मूल उद्देश्य है कि वो अच्छे से योजना बनाए, अच्छा संगठन बनाएं, अच्छे से संगठन को निर्देशित करें, अच्छे लोगों की भर्ती करें और उन पर नियंत्रण करके जो लागत है किसी भी चीज़ को करने की, लागत को कम करें और उत्पादकता को बढ़ाए। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो वो है प्रबल गतिशील संगठन का निर्माण करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट महत्व है। देखिए, प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत होना चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं समाज में उसके अनुसार से होना चाहिए। सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत जो लोग होते हैं वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्यों परिवर्तन का विरोध करते हैं? क्योंकि इसका अर्थ होता है कि परिचित सुरक्षित वातावरण में नवीन और अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना। देखिए, कोई भी एक संगठन है, उसमें काम का एक ढर्रा बन गया है। यदि कोई उस काम के ढर्रे में चेंज करना चाहता है तो जो उस संगठन के कर्मचारी लोग होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ढर्रे के अभ्यस्त हो चुके हैं, नई चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होता है, जिससे कि संगठन अपनी प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल होता है। तो जो प्रबंध होता है वो काम करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कि वो जो नए चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से खुद को ढाल सकें। और ये जो होती है वो उस व्यवसाय को या उस संगठन को जो है कंपटीशन में बनाकर रखता है। प्रबंध जो होता है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। देखिए, प्रबंध अपनी टीम को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि उसका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अभिप्रेरणा और नेतृत्व के माध्यम से प्रबल व्यक्तियों को टीम भावना, सहयोग और सामूहिक सफलता के प्रति बद्धता के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अभिप्रेरणा मतलब ये होता है किसी को टारगेट दे दिया जाता है कि यदि आप ये अचीव कर लेंगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, तो ये एक तो अभिप्रेरणा हुई। दूसरा नेतृत्व हो गया कि बॉस खुद आए और आपके साथ चीज़ों को करने में आपकी मदद करे, आपको मोटिवेट करे। तो ये दो तरीके से चीज़ों को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। प्रबंध जो होता है समाज के विकास में सहायक होता है। कैसे? देखिए, संगठन बहुउद्देशीय होता है जो विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करता है। इन सबको पूरा करने की प्रक्रिया में प्रबंध जो संगठन के विकास में सहायक होता है और इसके माध्यम से समाज के विकास में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, संगठन जो होता है उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो होता है वो संगठन का विकास करता है। और जब संगठन का यानी कि लोगों का विकास होता है तो समाज का अपने आप विकास हो जाता है। यह श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने, रोजगारों के अवसर पैदा करने, लोगों के भले के लिए नई तकनीक को अपनाने, बुद्धि और विकास के रास्ते पर चलने में सहायक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रबंध एक सार्वभौमिक सत्य है। चलिए, इससे पहले बात कर लेते हैं हम प्रबंध के स्तर के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबर इंस्पेक्टर में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रबंध एक सार्वभौमिक सत्य है शब्द है जिसे किसी उद्यम के संबंध
संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों का कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से एक यूनिवर्सल चीज़ है जिसमें जो होता है, जो उद्यम होते हैं यानी कि व्यवसाय होते हैं, उनके जो समूह होते हैं कि कोई सा डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई सा समूह दूसरा डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वो सब एक दूसरे के कार्यों को करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध इस श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि एक ऑफिस है तो एक ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम अलग है, एमडी का काम अलग है, क्लर्क का काम अलग है। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, सब के सब अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब सभी व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा कर रहे होते हैं तो उनके पास कुछ पावर्स होती हैं। उन पावर्स का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करते हैं। अधिकार व उत्तरदायित्व का यह संबंध व्यक्तियों को अधिकारी और अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे को बांधता है और इससे संगठन में विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। और संगठन के आधार पर श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है। इनके क्या काम है, इनको आप याद रख लीजिएगा। मैं इसी प्रबंध के स्तर में से जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर में, उसकी बात भी करूंगा। पहले बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है? देखिए, यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं और यही तय करते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे चेयरमैन कहा जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, मुख्य प्रचलन अधिकारी कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, उप प्रधान कहा जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। कहीं अध्यक्ष कहा जाता है, कहीं प्रमुख कहा जाता है। तो ये अलग अलग इसके नाम होते हैं और ये जो होते हैं यही उस जो संगठन होता है उसके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इनका जो मूल कार्य होता है संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये जो है, जो सामूहिक उद्देश्य है किसी संगठन का, उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यवसाय है उसमें अलग अलग टीमें होती हैं। सेल्स टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है। तो ये जो टीमें अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये उसका काम होता है। उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। फर्म के जीवन के लिए ये व्यवसाय के पर्यावरण और उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ये अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्य और व्यूह रचना को तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्य, यानी कि इन्होंने कोई जब नया संगठन बनाया होता है तो ये उच्च स्तर के प्रबंध तय करते हैं कि आखिर चीज़ें कैसे होंगी। जैसे हमारे अभी भारत में जियो आया, और जियो आया तो मुकेश अंबानी ने चीज़ों को तय किया कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, उनको किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ना है। व्यवसाय के सभी कार्यों और उनके समाज पर प्रभाव के लिए यही उत्तरदायी होते हैं। और उच्च प्रबंधन का कार्य जो होता है जटिल होता है और तनावपूर्ण होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, जियो में कुछ भी होता है तो उसके लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार है मुकेश अंबानी जी, क्योंकि वही उस चीज़ के सबसे ऊपरी स्तर पर है। उच्च प्रबंधन का कार्य जो होता है वो जटिल होता है, तनावपूर्ण होता है और इसमें लंबा समय लगता है, जो संगठन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि संगठन के प्रति वो प्रतिबद्ध हों। अब दूसरा होता मध्य स्तरीय प्रबंध। ये इंपॉर्टेंट है। ये उच्च प्रबंधकों और नीचे स्तर के बीच की कड़ी होते हैं। ये उच्च प्रबंधक जो होते हैं उनके अधीन होते हैं और प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो स्तर है प्रथम रेखीय प्रबंधकों का है, यानी कि उच्च प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और प्रथम रेखीय प्रबंधक। ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रबंधकों की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय में लगने वाले कर्मचारियों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये प्रबंधक हैं जो चीज़ों का होना तय करते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख कहा जाता है, परिचालन प्रबंधक कहा जाता है, संयंत्र अधीक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं उच्च प्रबंधन द्वारा विकसित नियंत्रण योजना और व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं या वो उनका कार्य क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, मध्य स्तरीय प्रबंधक का कार्य जो होता है ये होता है कि उच्च प्रबंधक द्वारा विकसित नियंत्रण योजना, यानी कि उच्च प्रबंधन ने जिन योजनाओं को बनाया है
और जो व्यूह रचना की है उसको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए मध्य स्तरीय प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं और ये प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ ये प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो इनसे नीचे होते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक से नीचे जो प्रथम रेखीय प्रबंधक होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करवाने की लागू करवाना होता है और इसके लिए उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की ये व्याख्या करते हैं, अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को निश्चित करते हैं, उन्हें आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपते हैं कि वो क्या काम करेंगे और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं कि प्रथम पंक्ति के प्रबंधक जो काम करेंगे वो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, ये लोग होंगे, मध्य स्तर के लोग। तीसरा जो स्तर होता है पर्यवेक्षणीय या प्रचालन प्रबंध होता है। देखिए, संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन या पर्यवेक्षक निम्न स्तर में आते हैं, यानी तीसरे थर्ड पायदान पर आते हैं। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर जो सुपरविजन का काम करते हैं। पर्यवेक्षक जो होता है कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनके अधिकार और कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि ये काम कौन करेगा, ये उच्च प्रबंधक ने जो योजना बनाई है ये भी उसी के अनुसार कार्य करते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये सीधे वास्तविक कार्यबल के साथ संवाद करते हैं। यानी कि ये पर्यवेक्षक या प्रबंध जो होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो कार्यबल यानी कि कार्य करने वाले लोग होंगे या मशीनें होंगी, उनके साथ काम यही लोग करते हैं, उनको यही ऑपरेट करवाने का काम करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारी तक पहुँचाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी से ऊपर लेवल के होते हैं और जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनको कर्मचारी तक पहुंचाना इनका काम होता है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है, माल की हानि को न्यूनतम किया जा सकता है और सुरक्षा के स्तर बनाए जा सकते हैं। कारीगरी की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्र कर्मचारियों के परिश्रम, अनुशासन और स्वामी भक्ति पर निर्भर करती है और ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा वीडियो है आज का यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और भी अच्छा करने के लिए। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। जय हिंद, जय भारत।